नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में व्यंजन संधि की। हमने शुरुआत की थी व्यंजन संधि की और व्यंजन संधि में हमने ये पढ़ा था कि व्यंजन संधि कैसे होती है। मुख्य रूप से हमने जो पढ़ा, एक बार फिर से उसका दोहरान कर लेते हैं हल्का सा। जैसे कि हमने उसके 3 विकल्प देखे थे कि व्यंजन प्लस व्यंजन। क्या होगा दोस्तों? व्यंजन प्लस व्यंजन। परिवर्तन किस में होगा? यहां पे भी क्या आएगा? व्यंजन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? व्यंजन आएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि व्यंजन प्लस स्वर, ये भी क्या होगा? परिणाम क्या आएगा? व्यंजन आएगा। और तीसरा जो है उदाहरण जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, आगे आएगा हमारे, कि स्वर के साथ भी यदि व्यंजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है दोस्तों? स्वर के साथ यदि व्यंजन जुड़ता है तो भी परिणाम क्या आएगा? व्यंजन आएगा। तो इन 3 तरीके से हमारी व्यंजन संधि होती है, जिसमें हमने देखा भी था किस प्रकार से होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनमें हमें व्यंजन संधि पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो हमने नियम लिया था वो लिया था घोष संधि नियम। कौन सा लिया था दोस्तों? घोष व्यंजन संधि नियम। घोष व्यंजन संधि में हमने क्या देखा कि इधर क्या होगा? इधर होगा कोई अघोष। क्या होगा दोस्तों? इधर होगा कोई अघोष, और इसी अघोष के साथ में जब क्या मिलेगा? घोष मिलेगा, तो ये अघोष भी क्या होगा? तो ये अघोष अपने घोष में बदल जाएगा। अपने घोष में बदल जाएगा। यहां तक हमने बात पढ़ी थी। दूसरा नियम इसके साथ साथ में हमने और पढ़ा था। ये तो था हमारा पहला नियम, ये था घोष व्यंजन संधि नियम, यानी कि परिणाम क्या आएगा? हमारा परिणाम आएगा घोष। दूसरा जो नियम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अनुनासिक व्यंजन संधि। कौन सा पढ़ा था दोस्तों? अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि में क्या पढ़ा हमने? सीधी सी बात है, अनुनासिक व्यंजन है तो इसमें यह था हमारा कि वर्ग के पहले व तीसरे वर्ण के साथ में इधर क्या आएगा? वर्ण का पहला या वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण आएगा, और सामने क्या आएगा? सामने आएंगे अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हमारे? न, म। मुख्य रूप से ये 2 ही अनुनासिक व्यंजन चलते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द की शुरुआत होती है तो ये 2 ही आते हैं अनुनासिक में। अब जो 3 है हमारे, कौन कौन से? ng, ण और ञ। इन तीनों का शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम इनको यहाँ पे साथ में नहीं लेंगे। हम सिर्फ इन 2 को ही ले रहे हैं, न और मैं को। तो ये हमने पढ़ा था कि जब पहले और तीसरे वर्ण, वर्ग का कोई भी पहला और तीसरा वर्ण, उसके साथ में जब क्या होगा? न या मैं जुड़ेगा, तो ये पहला और तीसरा कोई भी इन दोनों में से ये क्या होंगे? अपने 5वें में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे दोस्तों? अपने 5वें में बदल जाएंगे। अपने 5वें में बदल जाएंगे। इसका विस्तार से अध्ययन हमने इससे पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप जाकर के उस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इससे संबंधित और भी जो हमारे वर्ण विचार है, घोष अघोष वर्ण, ये कौन से घोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं, ये भी अगर आपको पढ़ना हो तो पिछले वीडियो के ग्रुप डिस्कशन में जाइए आप, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे मिल जाएगा लिंक। कौन सा? वर्ण विचार से संबंधित बिंदु, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम आगे बात करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हमारे पिछले वीडियो से जुड़े हुए थे,
जो पीछे रह गए थे हमारे, वहां से मैं आज वापस शुरुआत करूंगा। तो एक बार आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका एक हल्का सा नियम ही है हमारा। इस नियम के बाद में हम आगे उदाहरण के साथ में बातचीत शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दो रूपों में इसका अध्ययन हम साथ साथ में कर रहे थे। इधर जो हमारा था वो था पहला रूप, कौन सा, घोष वाला, और इधर कौन सा था हमारा, इधर था हमारा दूसरा रूप। पहले मैं कुछ उदाहरण लेता हूं आपके सामने। जैसे कि मैंने लिया भवत प्लस ई, क्या लिया दोस्तों, भवत प्लस ई। जैसे कि मैंने लिया सत्य प्लस विचार। अब देखिए, जो हमारा नियम काम करता है उस नियम की ओर हम ध्यान देते हैं। नियम क्या कहता है हमारा, हमारा नियम नंबर 1 कहता है कि यदि किसी अघोष के साथ में कोई घोष मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको भी घोष में बदल देगा। अब देखिए, ये रहा हमारा तय। तय क्या है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है। अब देखिए, वर्ग का जो पहला वर्ण है तो अघोष कौन से होते हैं, पहला और दूसरा वर्ग जो है वो क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो अघोष होता है हमारा, और तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। अब देखिए, ये रहा अघोष और सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो ये देखिए, ये रहा घोष, तो ये अघोष प्लस में घोष। अब परिवर्तन किस में होगा, परिवर्तन होगा इस अघोष में। बनेगा क्या, घोष बनेगा। तो तय का घोष क्या होता है, तय का घोष होता है ड। तो हम क्या करेंगे, भ व द हलंत। अब देखिए, इस ई की जब मात्रा लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा बहुधी। क्या हो जाएगा, बहुधी। अब देखिए, उसी प्रकार से सत्य प्लस विचार लिया हमने, क्या होगा, देखिए ये रहा तय। तय का क्या बन जाएगा, ये तय अघोष, इसका घोष है द, सद विचार। अब देखिए, यहाँ पे हमने हलंत नहीं रखा है, यहाँ पे हलंत रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्वर की मात्रा जुड़ गई थी, यहाँ पे जैसा है वैसा ही हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या है, व्यंजन है वह। अब देखिए, आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया अप प्लस ज। क्या लिया दोस्तों, अप प्लस ज। एक लिया मैंने अब्द, एक लिया मैंने अब्दी। इनका देखिए, इसका तो हमें करना संधि और इन दोनों का हमें करना है विच्छेद। ध्यान क्या रखना है, नियम को ध्यान रखना है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अवधारणा को ध्यान रखना है कि यदि इधर अघोष होता है और इधर घोष होता है तो ये अघोष इस घोष को देख करके अपने घोष रूप में बदल जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान में रखनी है वो आपको ये रखनी है कि घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि किस घोष वर्ण का अघोष क्या होता है और अघोष वर्ण का घोष वर्ण कौन सा होता है, बस यही ध्यान रखना है। तो अब हम देखेंगे कि ये रहा प, हमारा प क्या है, वर्ग का क्या है, पहला है, और ये देखिए तीसरा रहा, ये तीसरा, तो ये हो गया घोष। अब देखिए, प किस में बदलेगा, पहले का पहला अघोष होता है और पहले का घोष होता है तीसरा, तो प का घोष क्या होगा, ब। तो देखिए ये कर दिया हमने ब, हलन था यहाँ पे,
अब्ज बनेगा क्या, अब्ज। अब देखिए अप का मतलब होता है पानी, क्या होता है, पानी, और जे का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जो पानी में जन्म लेता है उसे कहते हैं अब्ज। अब्ज का मतलब क्या हो गया, कमल। ठीक है मित्रों, ये कमल का पर्यायवाची अब्ज। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, ये तो था हमारा विच्छेद किया हुआ था, हमें संधि करनी थी। अब हमें संधि दी हुई है, विच्छेद करना है, तो विच्छेद में क्या करेंगे, ब आ गया, क्या है, घोष है, तो इस घोष को वापस किस में बदलेंगे, अघोष में। तो प का घोष रूप क्या होता है, ब। अब ब का अघोष क्या होगा, प। तो इसका क्या करेंगे, अप प्लस द। अब यानी पानी देने वाला, पानी देने वाला बादल। तो अब्ज अब ये नहीं होता पानी। पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके साथ में यदि आपने जय लगा दिया तो वो सारे के सारे पर्यायवाची किसके बन जाएंगे, कमल के बन जाएंगे। जैसे कि देखिए नीर, नीर का मतलब भी पानी होता है, प्लस में लगा दिया आपने जय, तो नीरज का मतलब हो जाएगा कमल। उसी प्रकार से यदि आपने पानी के पर्यायवाची के साथ में द लगा दिया, जैसे कि नीर प्लस द, नीरद, पानी देने वाला, वो हो जाएगा बादल। और उसी प्रकार से यदि आपने पानी के पर्यायवाची के साथ में धी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे पर्यायवाची हो जाएंगे समुद्र के। जैसे कि मैंने लिखा जल प्लस धी, जलधि, तो जलधि यानी क्या हो जाएगा, जल का भंडार। धी का मतलब क्या होता है, भंडार। तो अब इसका भी देखिए हम विच्छेद करते हैं, तो इस बै को हम वापस किस में बदलेंगे, प में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये घोष है, इस घोष को हमें वापस किस में बदलना है, अघोष में। ये लीजिए अप प्लस धी, धी का मतलब होता है भंडार। क्या होता है दोस्तों, भंडार या खजाना कह सकते हो। तो देखिए किस प्रकार से हमने इस स्थिति को समझा है कि जब अघोष होता है, अघोष के सामने कोई घोष होता है, तो ये अघोष जो है इस घोष को देख करके अपने घोष रूप में बदल जाता है। जब आपको विच्छेद दिया हुआ तो ऐसे करना है, और जब आपको संधि दी हुई है तो विच्छेद ऐसे करना है। अब देखिए कुछ और आगे बात करते हैं। इधर जो हमारा नियम नंबर दूसरा था वो कौन सा था, वो नियम था हमारा अनुनासिक का। अनुनासिक में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, पहला या तीसरा। उसके साथ में क्या मिलेगा, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन में कौन सा, न और में, क्योंकि न या न इनके तो क्या है, कोई शब्द बनते नहीं है, तो न या म मिलेगा। तो इसके उदाहरण हमने पिछले वीडियो में खूब सारे पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और लेने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए एक शब्द लिया मैंने यहाँ पे, तद प्लस मय। जैसे कि शब्द लिया मैंने उद प्लस माद। जैसे कि एक शब्द और कहता हूं मैं, देखिएगा आप, उद प्लस नय। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो स्थिति समझनी है वो क्या समझनी है, ये अनुनासिक संधि है, ये घोष संधि थी, ये क्या है, अनुनासिक है। यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जब होगा इधर और सामने क्या होगा, अनुनासिक व्यंजन होगा, तो इस अनुनासिक को देख करके ये पहला और तीसरा भी क्या करेगा, ये भी अपने अनुनासिक में बदल जाएगा। ये नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब इसका देखिए उदाहरण यहाँ पे स्वरूप समझते हैं हम। जैसे कि देखिए तद प्लस मय। अब आपको ये ध्यान रखना है कि द किस वर्ग का है, तो त थ द, ध और न। तो द का पांचवा क्या होता है, न। तो देखिए तद प्लस मय, तो त द किस में बदलेगा, न में। अपने पांचवे में, अपना पांचवा हो गया न। क्यों बदला, इस मय को देख करके। मय क्या है, अनुनासिक व्यंजन। तो देखिए तद प्लस मय बराबर तन्मय। ठीक है, उद प्लस माद। अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए, ये रहा अनुनासिक व्यंजन मैं। इस मैं को देख करके ये दे भी क्या करेगा, अपने अनुनासिक में बदल जाएगा। अब दे का अनुनासिक क्या है, न। तो देखिए उन प्लस माद, उन्माद। नशे की जो प्रवृत्ति होती है, नशे में जब हम रहते हैं तो उन्माद साथ कहते हैं ना, छाया रहता है। अब देखिए उद प्लस नयन क्या बनेगा, ये रहा न। चाहे म आए चाहे न आए, हमें क्या ध्यान रखना है कि जब अनुनासिक व्यंजन होगा किधर, सामने,
तो ये पहला और तीसरा भी इस अनुनासिक को देख करके अपने अनुनासिक में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उद प्लस नयन बराबर उन्नयन, क्या करेंगे, उन्नयन कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उन्नयन। देखिए एक शब्द और लेता हूं, मैंने लिया मृद प्लस मैं। एक और लेता हूं मैंने लिख दिया मृण मूर्ति। क्या लिख दिया दोस्तों, मैंने लिख दिया मृण मूर्ति। इनका देखिएगा हमें ध्यान क्या रखना है कि ये रहा म, ये रहा द, द किसमें बदलेगा, वापस न में बदलेगा। तो होगा क्या इसका, मृणमय। क्या हो जाएगा दोस्तों, मृणमय। लेकिन ये आपका मृणमय गलत है। क्यों गलत है उसको समझिएगा। संधि के नियम से तो सही है, लेकिन एक नियम और काम कर रहा है। जब भी इस देश से किसी भी वर्ण से पहले ये रे आता है, क्या आता है, री, री र श मूर्धन्य, ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। जब किसी के साथ में जुड़ते हैं तो इस ने को भी क्या करते हैं, अपने मूर्धन्य में बनाते हैं। तो ने का क्या बन जाता है, अणय बन जाता है। क्या बनता है दोस्तों, अणय। तो जब भी ध्यान रखना, यदि न से पहले री आता है तो न किस में बदल जाएगा, अणय में बदल जाएगा। री र श कोई भी आ सकता है। जैसे कि राम प्लस अयन, तो होना तो रामायण चाहिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं, रामायण। जैसे कि प्र प्लस वीन होना, तो प्रवीण होना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं हम, प्रवीण नहीं बोलते हैं, प्रवीण बोलते हैं। अणय, न का अणय हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, पहले रे आया है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्र प्लस वीन, ये संधि आगे आएगी हमारी, उस पर भी बात करेंगे हम। अब क्या होगा, इस रे के कारण से ये न क्या करता है, ये न अणय में तब्दील हो जाता है। किसमें हो जाता है, अणय में। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, ये न में संधि तो ऐसे ही होगी मृण में, लेकिन इस री को देख करके ये न किस में बदल जाएगा, अणय में। तो हो क्या जाएगा, मृण में। क्या हो जाएगा, मृण में। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द और बता देता हूं मैं आपको, मृत नहीं होता, ये मृद होता है। मृद का मतलब होता है मृदा, मिट्टी। तो मृद में मतलब मिट्टी में, जो मिट्टी में मिला हुआ उसे कहते हैं मृद में। अब देखिए मृण मूर्ति, अब हमें समझ में आ गया होगा, ये है तो मृण मूर्ति, क्योंकि दे से क्या बना है, न, और न से क्या बना है, अणय। तो इस अणय को हम वापस किस में बदलेंगे, पहले तो बदलेंगे हम इसको न में। किस में बदलेंगे, ऐसे करेंगे, मृण मूर्ति, ये करेंगे। अब देखेंगे हम कि न किस में बदलेगा, न बदलेगा या तो तय में या बदलेगा दे में। तो तय में तो बदलेगा नहीं, शब्द मृत नहीं होता है, शब्द क्या होता है, मृद होता है। क्या होता है, मृद। तो मृद प्लस मूर्ति, क्या होगा दोस्तों, मृद प्लस मूर्ति। चलिए आगे बात करते हैं, और एक आध शब्द लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया अप प्लस मैं, क्या बनेगा, देखिएगा, गौर से देखिएगा, आराम से। एक और लिख देता हूं मैंने लिख दिया अमात्रा। इसकी तो संधि करनी है, इसका विच्छेद करना है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं, होगा क्या, देखिए ये रहा प के सामने क्या आ गया, अनुनासिक। अनुनासिक को देखते ही ये प किस में बदलेगा, अपने अनुसार। तो प का अनुनासिक क्या होगा, प, फ, ब, भ और म। तो ये चला गया म। तो अब का मतलब वही पानी, तो जलमय, तो अम्मय। क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्मय। एक बात यहाँ पे मैं आपको विशेष रूप से बता देता हूँ कि जब भी कोई भी यहाँ पर संयुक्त वर्ण आए और वो एक ही हो, एक ही जाति के हो, तो ये दोनों इसी स्थिति में लिखे जाएंगे, इनका अनुस्वार नहीं बनेगा। ध्यान रखना, चाहे न हो चाहे म हो, जब एक ही जाति का कोई अनुनासिक व्यंजन द्वितीय रूप में आता है, इसे द्वितीय रूप कहते हैं। तो इस द्वितीय रूप को हम कैसे लिखेंगे, वैसी की वैसी स्थिति में लिखेंगे, इसका अनुस्वार नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कि इस उन्नयन को आप क्या कर दो कि न, तो ने का क्या कर दे, बिंदी बना दे, बिंदी नहीं बनेगी। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये द्वितीय रूप है और द्वितीय रूप को यथा स्थिति में ही लिखा जाता है।
अब देखिए, अब प्लस में अम्मा, अब देखिए अब मात्रा का टुकड़ा करना हमें, कैसे करेंगे, ये रहा हमारा म, तो पहले तो इधर निकाल दीजिए मात्रा, क्या निकाल दिया हमने, मात्रा। अब क्या होगा, ये मैं किससे में बदलेगा, या तो पहले में बदलेगा या तीसरे में बदलेगा, तो एक तो अप होगा और एक अब होगा, तो हमें पता है कि अब नहीं होता है, होता क्या है, अप होता है, तो अप प्लस मात्रा क्या बनेगा, अब मात्रा। अब देखिए मित्रों, ये हमारा जो पहला नियम था अगोस का, वो हमारा हो चुका है पूरा, क्या हो चुका है, पूरा। और जो दूसरा नियम था हमारा कौन सा, अनुनासिक व्यंजन संधि वाला, तो अनुनासिक में मैं आपको बता दूं कि पहला नियम कंप्लीट हुआ है, इसके दो भाग हैं, इसका कै भाग पूर्ण हुआ हमारा, कै भाग क्या था, इसको हम नाम दे सकते हैं उत्तर अनुनासिक, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि। अब देखिए इसको उत्तर नाम क्यों दिया है, उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद वाला, यानी कि इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें बाद वाला वर्ण क्या होगा, अनुनासिक होगा। इसके दो भाग हैं, अनुनासिक व्यंजन संधि के दो भाग, एक तो उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि और एक है पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। तो उत्तर अनुनासिक का तो हमने पढ़ लिया, क्या, उत्तर यानी बाद वाला, इसमें तो ये विशेषता है कि इसमें अनुनासिक कौन सा होगा, बाद वाला, पहले वाला नहीं, बाद वाला। ये देखिए रहा बाद वाला, ये रहा बाद वाला, ये रहा बाद वाला, तो ये तो ध्यान रखना हमें, ये वाला, ठीक है। अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि, उसका हम भाग यहाँ पे पढ़ते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाग ख। कल हमने पढ़ लिया, वो पढ़ा था हमने उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, यानी कि अनुनासिक वर्ण कब आएगा, बाद वाले में आएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले का, तो इसमें क्या ध्यान रखना हमें, अनुनासिक व्यंजन आएगा पहले, और इसमें सिर्फ और सिर्फ है आपके म, क्या है, पहले आएगा म, मैं के बाद में, नियम सुन लीजिएगा, वह के बाद में वर्ग का, किसी भी वर्ग का, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग, चौथा, क्या होगा, म के साथ में यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है तो, चौथा वर्ण आए तो, चौथा वर्ण आए तो म क्या होता है, मैं में परिवर्तन हो जाता है, और मैं किसमें बदलता है, तो मैं उसी वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। किसमें बदलेगा, उसी वर्ग के पांचवें में। ये भी क्या है, अनुनासिक व्यंजन संधि। किस तरीके से, ये रहा अनुनासिक और बदलेगा किसमें, अनुनासिक में। ध्यान क्या रखना है, पहले वाला तो ये था कि
दूसरे शब्द के प्रारंभ में ने या मैं आएगा, और इसमें क्या है कि पहले वाले शब्द के अंत में मैं आएगा। ने के उदाहरण नहीं मिलते हैं, मैं आएगा। क्या आएगा? मैं आएगा। और इस मैं के साथ में किसी भी वर्ग का पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा ये जब मिलेंगे तो ये मैं क्या करेगा? उसी वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। जैसे कि मान लो इस मैं के साथ में मैंने क्या लिख दिया? इस मैं के साथ में मैंने लिख दिया क। क्या लिख दिया? क। तो ये क्या है? वर्ग का पहला है। तो अब ये मैं क्या करेगा? इस क को देख करके किस में बदलेगा? पांचवें में बदलेगा। किस में बदलेगा दोस्तों? पांचवें में। और पांचवा कौन सा है? न। क्या समझे हम? इस मैं के सामने जब किसी भी वर्ग का, जैसे कि मान लो पहले वर्ग का आ गया क, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी वर्ण आ सकता है। इन चारों में से यदि कोई भी वर्ण आता है तो ये मैं क्या करता है? इसको देख करके इनके पांचवें में चला जाता है। ये नहीं कि बोलने में ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि देखिए मैंने लिखा यहां पे एक शब्द दिवम प्लस गत। अब होता क्या है यहाँ पे? इस में का जो उच्चारण स्थान है वो बदल जाता है। ये भी नाक से बोला जाता है और न भी नाक से बोला जाता है। तो होता क्या है? इस गे के कारण से ये मैं क्या करता है? इसमें बदल जाता है, न में बदल जाता है। परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जब हम बोलते हैं तो उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। इस कारण से यहाँ पे संधि होती है। तो इसको देखिए हम मिलाने की कोशिश करते हैं। नियम काम कर रहा है क्या? ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए पहले में मैं आया है क्या? पहले में मैं आ चुका है। अब देखिए दूसरा, देखिए सामने वाला क्या है? किसी भी वर्ग का कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है क्या? बिल्कुल, ये रहा तीसरा है, वर्ग का तीसरा। अब क्या होगा? जब मैं के सामने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा तो ये मैं किस में बदलेगा? उसी वर्ग के पांचवें में। तो देखिए क, ख, घ, घ और ng। ये देखिए अब किस में बदलेगा? पांचवा कौन सा है? ये रंग है। तो ये बदलेगा ng। किस में बदलेगा? ng। तो इसका बनेगा क्या? दिवंगत। क्या बनेगा? दिवंगत। अब यहां पे एक बात बता दूं मैं आपको विशेष रूप से, लिखने की सुविधा के लिए हमारी देवनागरी लिपि में परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ। जब संशोधन हुआ और अंतिम रूप से 1962 में उसकी एक पुस्तिका तैयार हुई तो उसमें नियम यह लिखा गया कि जब किसी भी अनुनासिक का प्रयोग हो, स्वर रहित अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हो और उसके सामने उसी वर्ग का कोई वर्ण हो, क्या है? ध्यान से सुनिएगा। होना क्या चाहिए? किसी भी शब्द के बीच में कोई अनुनासिक होना चाहिए, वो भी कौन सा? स्वर रहित। और उसके आगे उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो ये अनुनासिक क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। देखिए ये ऐसा लिखा जाएगा, दिवंगत। अब इस दिवंगत का यदि आपको विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो विच्छेद क्या करना हमें? इसका विच्छेद होगा दिवम प्लस गत। अब होना क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे मैं है और ये मैं किस में बदलता है? ng में बदलता है। इसका वास्तविक रूप तो है ये, लिखा कैसे जाता है? ये। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हर जो बिंदी ऊपर लगी हुई है वो अनुस्वार नहीं होती। अनुस्वार कौन सी होती है ये हम आगे बात करेंगे इसी नियम में। तो पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि कोई भी अनुनासिक व्यंजन आता है वो भी स्वर रहित और उसके आगे उसी वर्ण का कोई आ जाए, उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार में बदल जाएगा। अब बात ये आ सकती है जैसे कि अभी पिछले उदाहरण में हमने लिया था अम्मय। क्या लिया था? अम्मय। तो अब आप ये कह सकते हो भाई ये तो नहीं बदला। फिर ये रहा देखिए स्वर रहित अनुनासिक और ये रहा देखिए उसी वर्ग का। तो ध्यान रखिएगा द्वित्व रूप जो है वो अपने जैसी स्थिति है वैसे ही लिखे जाते हैं, द्वित्व रूप में ही लिखा जाता है। द्वित्व मतलब एक जैसा वर्ण आ जाता है, अगर एक जैसा अनुनासिक आता है तो उसको अनुस्वार में नहीं लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि नैन आ गया, कोई नैन आ गया तो भी वो ऐसा ही लिखा जाएगा जैसे कि हमने लिखा था उन्नयन, जैसे कि हमने लिखा अम्मय, जैसे कि हम आगे लिखेंगे
क्या, संन्यास। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं और इस नियम को हम समझते हैं। चलिए देखिए, एक लिया मैंने सम प्लस कर, एक लिखा मैंने संकर। देखिएगा दोनों को अच्छे तरीके से। ये क्या रहा, मेरा हमारा नियम काम कर रहा है क्या, बिल्कुल काम कर रहा है। ये रहा, आगे वाला देखना पड़ेगा। और वर्ग का पहला, ये रहा पहला, ठीक है। तो इस पहले को देख करके ये मैं किस में बदलेगा, इसी वर्ग के पांचवें में। तो इस मैं को किस में बदलना, हमें पांचवें में बदलना है। तो ये शुद्ध नाम क्या होगा, संकर। सम का मतलब होता है शांति और कर का मतलब होता है करने वाला। तो जो शांति करता है उसे कहते हैं शंकर या शिव। तो देखिए ये है शंकर हमारा। अब इसको देवनागरी लिपि का जो हमें नियम पता चला है उसके अनुसार देख सकते हैं हम कि ये ना हमारा अनुनासिक, और अनुनासिक के सामने क्या है, उसी वर्ग का कोई वर्ण है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, शंकर, ठीक है। अब देखिए ये रहा, इसका टुकड़ा हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। इस बिंदी को किस में बदलना है, हमें इस बिंदी को बदलना है मां में, सम प्लस कर। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इसके साथ में संधि के साथ साथ में क्या सीख रहे हैं, उपसर्ग भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं दोस्तों, उपसर्ग। जैसे कि आपको पूछ लिया कि इस संकर शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा उपसर्ग कौन सा इसमें। लेकिन जब हमें यह पता है कि ये बिंदी वापस किस में बदलेगी, इसमें बदलेगी, तो होगा क्या, ये भी नाम तो ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, शंकर, ठीक है। तो सम प्लस कर शंकर, ठीक है। आगे जैसे कि देखिए एक और शब्द लेता हूं मैं ले लिया संगति। अब तो विच्छेद करना आसान हो गया होगा हमारे लिए। वही सम उपसर्ग है, इसमें भी देखिए ये रहा, क्योंकि इस बिंदी को किस में बदलेंगे, बिंदी बदलेगी तो इसके पांचवें में, किस में बदलेगी, इसके पांचवें में। क्या होगा, संगति है तो ये, लेकिन ये बना किससे, ये बना म से। मूल क्या है इसमें, आरंभ का वर्ण है वो हमें वापस लाना है। ये तो परिवर्तित रूप है। इससे पहले क्या था, इससे पहले था म, सम प्लस गति। क्या होगा दोस्तों, सम प्लस गति। उसी का एक और लिया था अभी हमने, दिवम प्लस गत। क्या लिया था, दिवम प्लस गत। तो जो दिन से गया हुआ उसे कहते हैं दिवम यानी दिवस, दिन। तो क्या बनेगा, दिवंगत। अब जो दिनों में है नहीं, जैसे कि देखिए एक और लेता हूं मैं, सम प्लस घटन। क्या करेंगे, नियम देखेंगे पहले। तो ये रहा हमारा अनुनासिक, तो अनुनासिक आ गया और सामने क्या आ गया, किसी भी वर्ग का। देखिए ये रहा, चौथा आ गया ना, आ गया ना चौथा। तो नियम क्या काम कर रहा है, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि वाला नियम काम कर रहा है, हमें पता चल गया। तो हम इसका क्या बनाएंगे, बनाएंगे ये संगठन। अब क्या करेंगे, वापस हमें हमारी शुद्ध देवनागरी लिपि याद आती है कि यदि यहाँ पे स्वर रहित कोई अनुनासिक व्यंजन हो और उसके सामने उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो इसको हम अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसका लिखेंगे संगठन। क्या लिखेंगे, संगठन। देखिए इस प्रकार के कुछ और शब्द लेते हैं हम, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं।
और कुछ शब्द देते हैं, देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने लिया सम प्लस चय, क्या बनेगा, ये रहा देखिए मन, और ये क्या है, वर्ग का क्या है, पहला ही है, तो इसको हम किस में बदल देंगे, इस चय के पांचवें में। चय का पांचवा कौन सा होता है, देखिएगा, च, छ, झ और य, तो किस में बदलेगा, ये में। तो क्या होगा, संचय, क्या बन जाएगा, संचय। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपसे यदि इसका विच्छेद पूछा जाए और यदि इसका विच्छेद पूछा जाए, किसी का भी पूछा जाए, हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हमें ध्यान ये रखना है कि ये बना किससे है, ये बना है मैं से, ये पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि का नियम है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से देखिए आगे चलते हैं, मैंने लिखा है संज्ञा, क्या लिखा है, संज्ञा। तो इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा सम और ये रहा हमारा ज्ञा। अब आप पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि संयुक्त अक्षर में सबसे पहले क्या है, ज है। तो ये देखिए म के साथ में क्या मिल रहा है, ज, तो ये बनेगा क्या, इसका भी शुद्ध रूप क्या होगा हमारे सामने, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ये भी क्या होगा, ये रहा हमारा देखिए संज्ञा, चाहे इसे संज्ञा को, हालांकि हम इसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये हमारे बोलने की एक आप कह सकते हो पीड़ा है या गलती है, इसे हमें सुधारना चाहिए। अब जैसे कि देखिए एक और देखता हूं मैं, एक शब्द लिखा मैंने दंड। अब आप इसको ऐसे भी देखते हो और इसको ऐसे भी देखते हो, दो रूपों में देखते हो। अब इसका करेंगे क्या, दम प्लस ड, क्या करेंगे, दम प्लस ड। जैसे कि मैंने लिख दिया सम प्लस ताप, जैसे कि मैंने लिख दिया संतान, क्या लिख दिया, संतान। तो अब देखिए होगा क्या, ये बनेगा आपका, मैं किस में बदलेगा, मैं बदलेगा न में, संताप बनेगा क्या, संताप। क्योंकि इस तय को देख करके मैं किस में बदलेगा, तय के पांचवें में, तो तय का पांचवा कौन सा होगा, त, थ, द, ध और न में बदलेगा, तो क्या होगा, संताप या फिर संताप, ठीक है, संताप। अब देखिए संतान का क्या करेंगे, संतान शुद्ध रूप से कैसे है तो ये ना संतान, लेकिन होगा क्या इसका, वही हमारा सम उपसर्ग, सम प्लस तान। अब देखिए जैसे एक और लूंगा शब्द, मैंने लिया संदेह, क्या ले लिया दोस्तों, संदेह। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये रही बिंदी हमारी, करेंगे क्या, इसका भी शुद्ध रूप क्या होगा, संदेह। ये दोनों ही नाम सही है, आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या कर दिया मैंने, इसका सम प्लस दे। अब जैसे कि देखिए हमारा हिंदी शब्द है, हिंदी हम ऐसे भी लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका भी क्या कर सकते हैं, हिम प्लस दी। ये देखिए इस दे के कारण से मैं क्या कर रहा है, ने में बदल रहा है, हिम प्लस दी हिंदी, हिम प्लस दी, तो क्या बन जाएगा, हिंदी। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ी सी और आगे बात करने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए और कुछ शब्द लेने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया संधान। क्या लिया दोस्तों? संधान। जैसे कि एक शब्द और लेता हूं मैं, हजारों बार, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, शब्द शुद्धि में पूछा गया है, संन्यास या सन्यासी। अब देखिए हम गलती कहां कर लेते हैं इसमें, इस नाम को हम ऐसे देख लेते हैं संन्यास, या तो ऐसे देख लेते हैं या ऐसे देख लेते हैं। जब तक हमें मूल प्रवृत्ति पता नहीं होगी, मूल तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये शब्द शुद्ध है या नहीं है। रटने से याद नहीं होगा, डबल ने डबल ने डबल ने, द्वित्व वर्ण ऐसे याद नहीं होगा, इसकी उत्पत्ति समझनी होगी हमें कि ये कैसे आएगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, इस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि देखिए एक लिखा मैंने किम प्लस नर, क्या लिखा? किम प्लस नर। जैसे कि मैंने लिखा सम प्लस मान, एक और लिख देता हूं मैं सम्मोहन। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है, संधान, ये राधर, ये रे बिंदी किस में बदलेगी? त ठ द ध न। होना तो क्या चाहिए था, नाम तो ये होना चाहिए था संधान, लेकिन हमने क्या लिख दिया? अनुस्वार में लिख दिया। तो इस अनुस्वार को हम वापस किस में बदलेंगे? सम में। मैं आपको बता दूं, इधर जितने भी उदाहरण आएंगे अधिकतर आपके सम के आएंगे, 90% जो उदाहरण आएंगे वो सम उपसर्ग के आएंगे। कुछ एक जो शब्द होते हैं उन शब्दों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अभी आया था हमारे लिवम है, जैसे कि किम है, तो इनका ध्यान रखना हमें। बाकी जिधर भी इधर से आता है, इधर बिंदी दिखती है आपको, तो इसको आप किस में बदलोगे? आप आसानी से आंख बंद करके सम में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सम प्लस क्या हो जाएगा? धान। धान यह हो गया आपका संधान। अब देखिए संन्यास क्या करेंगे, ये जो आपका आया इसको आपको विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि आपको इसको विशेष रूप से देखना पड़ेगा। विशेष रूप से क्यों देखना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि यहां पे क्या है, ये सिर्फ प्रश्न संधि का नहीं है, इसमें प्रश्न जो है वो किसका है? वो शब्द शुद्धि का भी है। ये रहा न, तो पहले तो इसको अलग कीजिए आप, न्यास। न्यास किससे बना है? देखिए नी प्लस आस, किससे बना? आस का मतलब होता है पास और नी का मतलब होता है विशेष। ये देखिए इसमें दो उपसर्ग है हमारे, सम भी उपसर्ग है हमारा, ये रहा सम, और नी भी उपसर्ग है, और शब्द है आस। इसमें मूल शब्द क्या हुआ? आस, और दो उपसर्ग है सम और नी। तो देखिए न्यास का मतलब तो होता है जो विशेष रूप से पास में हो, वो तो होता है न्यास, और संन्यास जो विशेष रूप से लिया गया हो, ग्रहण किया गया हो। तो संन्यास देखिए होता क्या है, ये रहा न। अब इस ने को हमने इसमें क्यों नहीं लिखा, इसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब भी द्वितीय रूप आएगा तो वो ऐसा ही लिखा जाएगा, न कि उसकी बिंदी बनेगी, अनुस्वार बनेगा। नंबर 1 ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात क्या आई कि ये न वापस किस में बदल जाएगा? में। तो सम प्लस न्यास। उसी प्रकार से जैसे कि मैं लिख दूं सन्यासी, तो भी इसे कैसा लिखना चाहिए? मैं सन्यासी ही लिखना चाहिए। अब देखिए किम प्लस नर क्या बनेगा? इससे ने है ना सामने, तो ने को देखिए ये मैं भी किस में बदलेगा? इसके 5वें में। ने का 5वां कौन सा है? नहीं है, तो क्या करेंगे? किन्नर। तो यहाँ पे भी हम इसकी बिंदी नहीं बनाएंगे, अनुस्वार नहीं बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका द्वितीय रूप ही मान्य होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए किम प्लस नर बराबर किन्नर। अब देखिए सम प्लस मान, ये रहा म और ये रहा म। यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा दोस्तों? परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं का मैं ही रह रहा है ना, परिवर्तन कहाँ हुआ है? इसमें तो देखिए मैं किस में बदला है? ने में बदला है, तो संधि हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? सम प्लस मान, तो मैं का तो मैं ही रह रहा है ना, सम्मान।
परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, तो ये संधि नहीं है, संयोग है। नियम तो यही काम कर रहा है, लेकिन संयोग है, नियम काम कर रहा है। नियम संधि कब बनेगा? जब परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन दिखाई दिया क्या आपको यहाँ पे? ये रहा मैं, ये रहा मैं का मैं लिखा है ना हमने, तो क्या किया है? सिर्फ इनको जोड़ा है। तो ये देखिए सम्मोहन, सम प्लस मोहन, इसका भी क्या होगा? इसका भी क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका भी संधि रूप नहीं होगा। ये क्या है? ये संयोग रूप है। क्या है दोस्तों? संयोग रूप। ये देखिए, ये तो थी हमारे कैसे लेकर के मैं तक की बात। कैसे लेकर के मैं तक की क्या था कि यदि मैं के साथ में कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आता है तो ये किस में बदल जाएगा? सामने वाले के पांचवें में बदल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार में और इस पंचम वर्ण में क्या अंतर होता है, ये सीखने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर होता है। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई और जो अभी हाल ही में एक भर्ती निकली है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की, उसमें 40 नंबर की हिंदी है। उसमें भी ये जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि कौन से शब्द में अनुस्वार है और कौन से में नहीं है। ऐसे कुछ 4 बिंदी वाले शब्द दे दिए जाएंगे आपको और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि किस में अनुस्वार है या किस में अनुस्वार नहीं है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे नाम लिखा, जैसे एक शब्द ले लिया मैंने संयम, जैसे मैंने लिख दिया संयोजन, मैंने लिख दिया संयोजक, मैंने लिख दिया संलिप्त, क्या लिख दिया? संलिप्त लिख दिया। अब देखिए, एक शब्द जैसे कि मैंने लिख दिया संताप, क्या लिख दिया? संताप। अब इनमें से प्रश्न हमसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न हमसे यह पूछा जाएगा कि इनमें से आपको यह बताना है कि अनुस्वार कौन सा है और अनुस्वार कौन सा नहीं। तो देखिए, अनुस्वार की क्या विशेषता है, ध्यान रखना। य, र, ल, व, श, श, श और ह। इनसे पहले जो बिंदी आएगी, जो बिंदी आएगी वो क्या कहलाएगी? वो अनुस्वार होगी। क्या होगी दोस्तों? अनुस्वार होगी। अनुस्वार की विशेषता यह है कि ये जो 8 वर्ण है हमारे, इनसे पहले अगर कोई बिंदी आती है तो ही वो अनुस्वार होगी, अन्यथा वो अनुस्वार नहीं है, वो पंचम वर्ण है। क्या है दोस्तों? पंचम वर्ण। जैसे कि ये संताप है तो इसमें क्या है? ये बिंदी न है, न की अनुस्वार है। अनुस्वार एक हमारा क्या है? स्वतंत्र वर्ण है, संयुक्त स्वतंत्र ध्वनि है, इसके साथ में नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। इसका लिपि चिन्ह ये जो है बिल्कुल अलग है। हाँ, इसको लिखने का तरीका ऐसा है, लेकिन इसका क्या है? इसका स्वतंत्र रूप है अपना, है ना, ये नाक से बोली जाती है। तो देखते हैं, जैसे कि ये संयम लिया हमने, है तो नियम तो यही है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या रहा? ये रहा, ये से पहले क्या आ गई? बिंदी। तो ये बिंदी क्या है? ये बिंदी है अनुस्वार। ये देखिए संलिप्त, ये रहा ले, ले से पहले क्या आ गई? ये बिंदी आ गई। जैसे कि मैंने लिख दिया संरचना, क्या लिख दिया? संरचना। जैसे कि मैंने लिख दिया संवेग,
क्या लिख दिया मैंने, संवेग लिख दिया। तो इसको भी आप देख सकते हो, इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी आपका वही मिलेगा आपको, जैसे कि इसका विच्छेद करके देखते हैं हम। सम क्या होगा, सम प्लस यम। यहां पे जो बिंदु होगी, अनुस्वार जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं में ही बदलेगा, ये तो हमें ध्यान ही रखना है, ठीक है। इसका भी क्या होगा, सम प्लस योजन। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं। संलिप्त का क्या करेंगे भाई, सम प्लस लिप्त। लिप्त यानी क्या होता है, लिपटा हुआ, मिला हुआ। संरचना का क्या करेंगे, सम प्लस रचना। संवेग का क्या करेंगे, सम प्लस वेग। तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो क्या है, अनुस्वार वाले हैं, ये अनुस्वार वाला नहीं है। यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ भी जाता है तो नंबर 1 प्रश्न। दूसरा प्रश्न कैसा आएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग हमें क्या मिला है, उपसर्ग मिला है सभी के अंदर, सम उपसर्ग मिला है। कौन सा मिला है, सम उपसर्ग। अब तीसरा प्रश्न कि संधि कौन सी है, तो संधि है हमारी व्यंजन संधि। चलिए आगे देखते हैं। तो संवेग आ गया, जैसे कि मैंने लिख दिया संशोधन, क्या लिख दिया, संशोधन। जैसे कि मैंने लिख दिया सम प्लस सार, क्या लिख दिया, सम प्लस सार। जैसे कि मैंने लिख दिया संहार। अब देखिए संशोधन का क्या करेंगे, वही सम प्लस शोधन। शोधन किससे बना, शोध से बना, खोज करना, है ना। और संशोधन का मतलब क्या होता है, खोज क्या हो, परिवर्तित क्या हो। संसार क्या बनेगा, संसार। इस बिंदी का ध्यान रखना हमें, ये बिंदी किससे बनी है, ये इस मैं से बनी है। ध्यान क्या रखना है कि मैं के साथ में कोई भी निर्नुनासिक, क्या लिख दूं यहां पे, मैं प्लस निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। पहले हमने सिर्फ इतना ही लिखा था नियम में कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन वर्ग तो क्या होता है, मैं तक खत्म हो जाता है। तो ये मैंने आपको दूसरा रूप बताया अनुस्वार के रूप में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि मैं के साथ में यदि कोई भी निर्नुनासिक व्यंजन आता है तो ये मैं क्या होता है, ऐसे कह सकते हो एक तरीके से आप, मैं बदल जाता है अनुस्वार। किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में, एक तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए, संहार का क्या करेंगे, सम प्लस हार। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे जो दूसरा नियम है अनुनासिक व्यंजन संधि का, वो हमारा पूरा होता है। पहला जो था हमारा वो था घोष व्यंजन संधि, और दूसरा जो रूप था हमारा वो था पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। तो इस तरीके से हमारा एक दूसरा भाग पूरा होता हुआ, जिसमें हमने क्या देखा, पहले में तो ये देखा कि किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे के साथ में यदि नए या मैं मिलता है तो क्या होता है, पहला और तीसरा भी क्या होता है, अपने पांचवे में बदल जाता है। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने ये देखा कि पहले मैं आएगा और मैं के साथ में यदि कोई भी निर्नासिक आता है तो वर्ग वाले तो क्या करेंगे, अपने वर्ग के पांचवे में बदल जाएंगे और बाकी सब किस में बदल जाएंगे, अनुस्वार में बदल जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा नियम था। इससे आगे हम कुछ नई जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।